बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के साइंस के 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं, है ना। उसमें से कम 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट जरूर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, देखिए, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको याद करते चलना है, ठीक है ना। हम उसका आंसर भी बताएंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए प्यारे साथियों, बिना देर किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न क्या है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कौन से दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। आपका ऑप्शन है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या फिर इनमें से किसी भी दर्पण में नहीं। तो पूछा गया है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा ना प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण याद रखिएगा हमेशा कि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि जो जिसको ठीक होता है, यानी कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है पर दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती थी। यानी दूर की वस्तु के देखने के लिए हमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो हम करते हैं अवतल लेंस का। किसका प्यारे बच्चों, अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। 3 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की क्या करता है, उपस्थिति को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, मोटर, या फिर जनरेटर, वोल्ट मीटर। तो कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर। क्या गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा की स्थिति को नापा जाता है। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया। यानी दाएं हाथ के अंगूठे को कौन खोजे थे, ऑस्टर्ड साहब, फ्लेमिंग साहब, आइंस्टीन साहब, या फिर मैक्सवेल। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, यानी कि मैक्सवेल साहब, है ना। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, मैक्सवेल साहब के इसका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन किए थे। प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। विभवांतर का स्थायी मात्रक क्या होता है। विभवांतर का स्थायी मात्रक, तो विभवांतर का स्थायी मात्रक हमेशा याद रखिएगा वोल्ट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। विभवांतर का सही मात्रक क्या हो जाता है, तो वोल्ट होता है। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कौन से संयोजन में हम लोग जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो हमेशा जब श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है ना, तो उसका मान क्या हो जाता है, किसी भी प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान हमेशा बढ़ता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं की प्राकृतिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक क्या होती है, तो चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक काल्पनिक होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों, काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा ना, चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक जो होती है वो काल्पनिक होती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 10 बार भी आपको करा चुके हैं। क्यों कराए हैं कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के, कितना, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है ना, सी नंबर आपको सही जवाब है ना, याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। 10 को,
कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं? तो किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अपसारी लेंस, ठीक है ना? अपसर और उत्तल को अभिसारी, उत्तल को किससे? अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। चूना जल का रासायनिक सूत्र बताइएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है प्यारे साथियों। चूना जल का सही सही बताइए, रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा सर कि CaOH2। क्या हो जाएगा? CaOH2, है ना? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना? सी पे हम गलती से सी लगा दिए, लिख दिए। ऑप्शन नंबर डी पर होगा आपका सही जवाब हो जाएगा CaOH2, है ना? आपका चूना जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। जब लाल को क्या कर देता है? नीला। जब लाल को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान हमेशा 7 से क्या होता है? 7 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना? 7 से ज़्यादा ही होता है। तो 7 से ज़्यादा देखिए, एक 10 11 है और एक 10 है, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना? डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजन संयोजन अबंध होते हैं? संयोजन बंधन होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजन बंध होते हैं प्यारे साथियों? तो ये भी क्वेश्चन हम आपको बहुत बार रिपीट करा चुके हैं। ये भी क्वेश्चन कितने बार? बहुत बार रिपीट करा चुके हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो याद रखिएगा कितने? तो 3, कितना? 3 गो, ठीक है ना? कार्बन कार्बन के बीच 3 गो क्या होते हैं? सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। ग्लूकोज का आणविक सूत्र बताइएगा प्यारे बच्चों। ग्लूकोज का आणविक सूत्र बताना है आपको। किसका? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र बताना है। तो क्या हो जाएगा? C6H6O2O6, है ना? C6H12O6, C6H12O, फिर हो जाएगा O6 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का आणविक सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं उनके सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो उनके सोडियम लवण क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन अपमार्जक कहलाते हैं, है ना? ऑप्शन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। 16 को CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं? CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 17 की तरफ। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या क्या बनाए जा सकते हैं? याद रखिएगा, सर्फ एक्सेल भी बनाया जा सकता है, शैम्पू भी, इजी सर्फ भी, है ना? तो यानी कि क्या हो जाएगा? मतलब आपका तीनों उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या हो सकते हैं? तो उपयुक्त सभी अपमार्जक से, साबुन से सभी कुछ बनाए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। सौर सेल में किसका उपयोग होता है प्यारे साथियों? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? याद रखिएगा सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे। 19 नंबर को, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? कौन से गैस का किस गैस का जो प्रयोग है खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा CNG गैस। किसका? CNG गैस क्या होते हैं? तो गाड़ियों में डलाते हैं, है ना? CNG गैस जो होते हैं आज के जो नए नए गाड़ी, टेम्पो वेम्पो ऑटो चल रहे हैं, है ना, 4 चक्का, उस सभी में क्या CNG गैस को भरा जाता है, ठीक है ना? तो CNG गैस क्या होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता। जैसे कि LPG होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फिर बायोगैस भी होता है, कोयला भी उपयोग आ सकता है ना, खाना बनाने के, पर CNG नहीं आ सकता है। तो CNG आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CO ये कौन सा अभिक्रिया है? कौन सा अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। कौन सा? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है संतुलित जिसको नहीं किया गया है, जिसको संतुलित नहीं किया गया है। देखिए H2Cl2 इसको संतुलित किया गया है। फिर देखिएगा कि H2O2 इसको भी संतुलित किया गया है। 2KCl है ना, डैश एरो 2KCl प्लस 3O2 सबको किया गया है, पर बी नंबर वाले को नहीं किया गया है। बी नंबर वाले को क्या किया गया है, संतुलित नहीं किया गया है। तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, एकदम 100% सही जवाब हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे। 22 को देखेंगे, उदासीन बिलियन का पीएच मान होता है। उदासीन बिलियन का पीएच मान क्या होता है प्यारे बच्चों, उदासीन बिलियन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है ना। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, उदासीन बिलियन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है, दुर्बल अम्ल है ना। तो दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, CH3COOH है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 को, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है ना। तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो कौन सी चाल है, तो 4 मीटर पर सेकंड है ना। 4 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका प्रतिबिंब प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 25 को देखेंगे। चीनी का रासायनिक सूत्र, देखिए प्यारे साथियों कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए रासायनिक सूत्र जो होता है ना, रासायनिक सूत्र वाला 4-5 गो क्वेश्चन पूछा जाता है ना। रासायनिक सूत्र वाला जो क्वेश्चन होता है, ये 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन रासायनिक सूत्र के बारे में पूछे जाते हैं। तो आप सभी इन सभी को याद कर लीजिएगा ना। अगर बोलिए, कमेंट करके बताइएगा, इसके ऊपर हम वीडियो भी बना देंगे है ना, जिसमें 40-50 को याद करना है। सभी को आप याद कर लीजिएगा, 4-5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो 25 नंबर का चीनी का रासायनिक सूत्र बताइएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C12H22O11। C12H22O11 क्या हो जाएगा, O11 हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को देखेंगे। एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। एसिटिलीन में पूछा गया है, एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। तो उस टाइम भी अभी हम बताए हैं है ना, 10 को क्वेश्चन ऊपर बताए, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर का बताए हैं। 3 को कार्बन के बीच हमेशा 3 को क्या होता है, 3 को सहसंयोजक आबंध होते हैं। 3 को सहसंयोजक क्या होते हैं, आबंध होते हैं। तो 3 डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को देखेंगे। 27 नंबर, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए कौन सा बीज जो है उपयोग किया जाता है, कौन सा बीज उपयोग किया जाता है, तो अंकुरित बीज। कौन सा, अंकुरित बीज। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को देखेंगे। 28 नंबर, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क जो होता है कौन से प्रणाली का एक क्या है, तो एक हिस्सा है। किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो उत्सर्जन का। मानव वृक्क जो है एक उत्सर्जन का क्या है, उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखेंगे। पौधे में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पौधे में जाइलम जो है किस पौधे के परिवहन के लिए क्या है, तो जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार है। तो 29 का करेक्ट आंसर बताइएगा प्यारे साथियों। 29 का सही जवाब हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी। चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखेंगे। 30 को, कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन के दौरान कौन सी क्या होती है, गैस निकलती है ना। तो याद रखिएगा CO2 क्या होती है, तो गैस निकलती है, ठीक है ना। CO2 गैस निकलती है। चलिए प्रश्न संख्या 31 को देखेंगे। 31 नंबर को, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक। और अगर अवतल पूछे तो अवतल का ऋणात्मक बताइएगा, ठीक है ना। अवतल का ऋणात्मक हो जाएगा। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। 31 का सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 32 को देखेंगे आप, कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन से लेंस
पसंद करेंगे, ठीक है ना। मानिए कोई एक शब्दकोश है ना, शब्दकोश है, उसमें पाए गए छोटे-छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए पढ़ते समय आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे? जब छोटे-छोटे अक्षरों को हमको पढ़ना होगा, जब छोटे-छोटे क्या करेंगे प्यारे साथियों, अक्षरों को जब हमको पढ़ना होगा, तो हम क्या करेंगे? प्यारे साथियों, पहले छोटे-छोटे अक्षरों को है ना, तो छोटे-छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? 5 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 33 को देखेंगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने पूछा गया है, ठीक है ना। हेडलाइट में क्या होता है? तो हेडलाइट में तो उत्तल दर्पण होता है। हेडलाइट में आपको बताए ही हैं कि हेडलाइट में उत्तल दर्पण होता है। इसमें पूछा गया मोटर गाड़ी के चालक के सामने, ठीक है ना। चालक के सामने कौन-सा लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः क्या लगा रहता है? तो क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण ही लगा रहता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण ही ल प्यारे साथियों, उत्तल दर्पण नहीं, मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने लगा रहता है वो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा, ठीक है ना। अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 34 को देखेंगे। 34 को एल्काइन कौन है? एल्काइन निम्नलिखित में से कौन है? C2H2, C2H6, CH4 या फिर C2H4। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? क्या है? एल्काइन है। 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? CH4। क्या हो जाएगा? CH4। CH4 क्या है? तो यह एक एल्काइन है। क्या है प्यारे साथियों? यह एक एल्काइन है। चलिए प्रश्न संख्या 35 को देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे प्यारे साथियों। नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में कौन सा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है? आँख में उत्पन्न दोष क्या होता है? लेंस की जो है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई है? बढ़ गई है, ठीक है ना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई है? तो बढ़ गई है, तो यानी कि आँख में कौन-सा दोष उत्पन्न होगा? तो बढ़ जाने से दीर्घ दृष्टि दोष। क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा प्रश्न संख्या 36 को देखेंगे। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करता है? जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष का है ना रहता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष में मतलब ये नहीं कि दूर की वस्तु नहीं दिखता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें उल्टा होता है प्यारे बच्चों। दूरदृष्टि दोष क्या वाला मतलब कि दूर की वस्तु साफ-साफ दिखे पर निकट की वस्तु नहीं दिखता है, तो यानी कि निकट की वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का। किसका प्यारे साथियों? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 37 को देखेंगे। विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई क्या हो जाएगी? 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश की इकाई। विद्युत आवेश की इकाई हो जाएगी कूलम्ब। क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? कूलम्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 38 को देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो आधारित है कौन सी चीज़ पर आधारित है प्यारे साथियों? विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है किस चीज़ पर आधारित है? तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। किस पे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर क्या है? तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। चलिए प्रश्न संख्या 39 को देखेंगे। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान जब लघु पतन होता है यानी कि क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 40 को देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न को कि प्रतिक्रिया PbO प्लस सी डैश पीबी प्लस सीओ में क्या होता है? क्या होता है प्यारे साथियों? याद रखिएगा सी एक अवकारक होता है। सी क्या होता है? अवकारक होता है, ठीक है ना। अवकारक होता है। सी क्या होता है? एक अवकारक होता है, ठीक है। 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 40 का सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। चलिए प्रश्न प्रश्न संख्या 41 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से धातु NaOH विलयन से H2G देता है? ठीक है ना, H2G देता है। निम्नलिखित में से कौन से धातु से है ना NaOH के विलयन से H2G देता है, H2 देता है ना। तो याद रखिएगा Al यानी कि एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 को देखेंगे। यदि यदि बिलियन का pH 13 है तो इसका अर्थ है कि यह क्या होगा? यदि बिलियन का pH 13 है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका अर्थ हो जाएगा प्रबल भास्मिक। क्या हो जाएगा? प्रबल भास्मिक हो जाएगा, ठीक है ना।
42 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिएगा प्रश्न संख्या 43 की तरफ। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र बताइए। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या हो जाता है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र P4 हो जाता है। क्या हो जाता है? P4 हो जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 44 को देखेंगे। पीतल में रहता है, पीतल में क्या रहता है प्यारे साथियों? पीतल में क्या रहता है? 44 का करेक्ट आंसर बताइएगा। पीतल में क्या रहता है? तो Cu+Zn है ना। कापर प्लस जिंक रहता है। कापर प्लस जिंक रहता है। ठीक है ना। कापर प्लस जिंक है ना। पीतल में क्या रहता है? तो कॉपर प्लस जिंक रहता है। चलिए प्रश्न संख्या 45 को देखेंगे। धातुओं की प्राकृतिक होती है। धातुओं की कैसी प्राकृतिक होती है प्यारे साथियों? धातु की जो प्राकृतिक होती है वो कैसी होती है? धातु की प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है? विद्युत की धनात्मक होती है ना। विद्युत की धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 को देखेंगे। अकीर्य तत्व कौन है? अकीर्य तत्व कौन सा है प्यारे साथियों? 46 का सही जवाब बताइएगा। अकीर्य तत्व कौन सा हो जाएगा? अकीर्य तत्व हो जाएगा हीलियम। ठीक हो जाए। अकीर्य तत्व कितने होते हैं? तो अकीर्य तत्व 6 होते हैं। कितना? 6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो अकीर्य गैस है ना। अकीर्य तत्व यानी कि अकीर्य गैस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हीलियम क्या हो जाएगा? अकीर्य गैस। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 47 को देखेंगे। एल्किन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र बताइए। एल्किन जो श्रेणी है उसके यौगिक का सामान्य सूत्र आपको बताना है। 47 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 47 का सही जवाब हो जाएगा CnCnH2n। CnH2n। ठीक है ना। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। 47 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों? कमेंट जल्दी से कीजिए। अपमार्जक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का? एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। अपमार्जक यानी कि साबुन बनाने के लिए एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 49 को देखेंगे। 49 आवर्त सारणी के बी 7 ए के तत्व हैं। 7 ए के तत्व क्या कहलाते हैं? 7 ए के तत्व हाइड्रोजन तक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के तत्व है ना। 7 ए के तत्व क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोजन कहलाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 50 और ये लास्ट नंबर प्रश्न है आपका। लास्ट नंबर प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में से प्यारे साथियों कौन सही है? निम्नलिखित में से प्यारे साथियों कौन सही है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O है ना। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर आपका 100% सही है। ठीक है ना। प्यारे बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बिहार बोर्ड है ना प्यारे बच्चों। बिहार बोर्ड यानी कि एग्जाम। चलिए देख लीजिए इधर बोर्ड पे देखिए ध्यान से। अच्छा से स्क्रीन पे देखिए आप सभी। एग्जाम 2026 के लिए ये क्या था? ये 2026 के लिए 50-50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है ना। आप सभी को इसको रट जाना है। ठीक है ना। याद कर लेना है। याद कर लीजिएगा। आपका 20 नंबर रखा हुआ है। इसमें से कम 20 नंबर से ज़्यादा ही क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इसको याद कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। प्यारे साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।